नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हमने लगभग सारे चैप्टर करवा लिए हैं। इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहेगा। आप जितने भी चैप्टर्स हमने करवाए ये आप प्ले लिस्ट में जाकर सेक्शन वाइज देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। जितने भी हमने लेक्चर्स करवा दिए हैं उन सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द प्रिंट कल्चर एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंट की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रिंट का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये जो छपाई है, पहले बुक्स हाथ से लिखी जाती थी, पहले बुक्स जो है वो हाथ से लिखी जाती थी, फिर वो जो है हैंड प्रिंट की टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद जो है मशीन प्रिंट की टेक्नोलॉजी आई। अब ये जो मशीन प्रिंट की टेक्नोलॉजी जब आई तो जो प्रिंट मटेरियल था, प्रिंट मटेरियल जो था वो बहुत तेजी से बढ़ गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। तो जो प्रिंट मटेरियल था उनकी प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई। जब प्राइसेस कम हो गई तो अब बुक्स को लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं तो लोग बुक्स को पढ़ रहे हैं, और जब लोग बुक्स को पढ़ रहे हैं तो वो जो है जो एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीव है उनको वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जब वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हुई, तो उसका इम्पैक्ट क्या है। तो इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रिंट की शुरुआत कैसे होती है और उस प्रिंट की शुरुआत की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट्स है हम यूरोप के इम्पैक्ट्स देखेंगे और बाद में हम इंडिया के इम्पैक्ट्स देखेंगे। ये मोटा मोटा जो है वो आपके पूरे चैप्टर का आउटलाइन है। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप पढ़ेंगे। सॉरी, ये हमारा पिछले वाला है। हमने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने प्रिंट का ओरिजिन पढ़ा, फिर हमने जो है प्रिंट कल्चर इन यूरोप पढ़ा, यूरोप में प्रिंट कैसे आया, और फिर हमने जो है मशीन प्रिंट के बारे में पढ़ा जो कि गुटेनबर्ग ने बनाई थी। अब इस क्लास के अंदर हम जो है इम्पैक्ट पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में जो है प्रिंट रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर हम देखेंगे प्रिंट केम टू इंडिया, इंडिया कैसे आता है प्रिंट, और फिर इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये हम आज की क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो अब जैसे प्रिंट की शुरुआत आपकी चाइना से होती है, वहां पर हाथ से छपाई हो रही है, लेकिन वो छपाई इतनी तेजी से नहीं हो रही है। वो छपाई की टेक्निक जब यूरोप आती है, यूरोपियंस उसमें अपना दिमाग लगा के मशीन प्रिंट की जो है इजाद कर लेते हैं और उससे प्रिंट मटेरियल बहुत तेजी से प्रिंट होने लगता है। अब इसी के साथ साथ यूरोप के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट भी बढ़ रही होती है। जब यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ रही है, प्रिंट मटेरियल बढ़ रहा है, तो प्रिंट मटेरियल के दाम कम हो गए, दाम कम हो गए, लोग पढ़े लिखे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंट मटेरियल की डिमांड कर रहे हैं, और जब डिमांड करते हैं तो वो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एग्जिस्टिंग आइडियाज और बिलीव को, और वो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको रेवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं इस प्रिंट की वजह से। तो आज का जो है हमारा ये है कि जो प्रिंट कल्चर यूरोप में स्टार्ट हुआ उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए। तो थ्रू 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में लिटरेसी रेट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि जो चर्चेस थे उन्होंने स्कूल्स खोलने स्टार्ट कर दिए थे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इन सम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर एज हाई एज 60 to 80%। यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट कुछ हिस्सों के अंदर 60 to 80% पहुंच गई। क्यों? क्योंकि चर्च अब जो है वो जगह जगह स्कूल खोल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं।
नाउ पीपल वांटेड टू रीड बुक एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बुक्स पढ़नी है। और इसी दौरान यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन आया, जिसके कारण बहुत सारी किताबें छप रही है और सस्ते दाम पे छप रही है, और लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ गई, तो लोग और ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन द प्रिंट। अब नए नए तरीके के प्रिंट्स आ रहे हैं, जैसे एल्मनैक्स आ रही है, जैसे उसमें रिचुअल कैलेंडर्स उनको बोलते हैं। सॉरी गाइस, फोन आ गया है, सॉरी गाइस, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, उनको टेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो नए नए लिटरेचर आ रहे हैं, जैसे क्या क्या है, एल्मनैक आए, बैलेड्स और फोक टेल्स आए, चैप बुक्स आई जो बहुत छोटी होती है, बिब्लियोग्राफ ब्लू आई जो कि इन फ्रांस है, लो प्राइस स्मॉल बुक, छोटी छोटी बुक्स आने लगी, न्यूज़पेपर्स आने लगे, जर्नल्स आने लगे। पीपल ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग साइंटिफिक राइटिंग ऑफ न्यूटन, वॉल्टेयर एंड रॉसो। तो मतलब अब जब लोग पढ़े लिखे, मार्केट में किताबें छप रही है, सस्ते दामों पे छप रही है, तो लोग किताबें पढ़ रहे हैं, और वो जब किताबें पढ़ रहे हैं उनको नई नई तरीके भी किताबें पढ़ रही है, तो यूरोप के अंदर जो प्रिंट मटेरियल है उसमें डाइवर्सिफिकेशन आने लग गया। व्हाई डू वी सी रीडिंग मेनिया? अब ये रीडिंग मेनिया क्या होता है? मैडनेस एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स द रीडिंग। क्यों बढ़ा ये? क्योंकि यूरोप के अंदर एक तो लिटरेसी रेट बढ़ गई और प्रिंट मटेरियल मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसके कारण उसकी प्राइजेस कम हो गई, तो आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पा रहा है। तो जब पढ़े लिखे आदमी और सस्ती चीज मिल रही है तो वो और ज्यादा पढ़ रहे हैं। लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इंक्रीज, जिसकी वजह से उनकी जो प्राइजेस थी वो डिक्रीज हो गई और अब आम आदमी बुक्स को अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो पढ़ रहा है, और इसी को हमने बोला रीडिंग मेनिया। अब ट्राइम्बल देयरफॉर ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड, इस बात का मतलब है कि जब ये प्रिंट रेवोल्यूशन चल रहा था यूरोप में उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय मोनार्की थी। तो कुछ लोग जो है इस प्रिंट से डर रहे थे, वो बोल रहे थे राजा तुम लोग डरो, क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात लिख दी और जनता भी पढ़ी लिखी और वो पढ़ ली उसने बात, तो तुम्हारी जो सत्ता है वो खतरे में आ सकती है। तो वो वार्न कर रहा है जो एरिस्टोक्रेट्स है, जो मोनार्क्स है, या जो डिक्टेटरशिप वाले प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो जो है वो क्या बोलते हैं आप उसको, सूचना दे रहा है, या आप इनको बोल दो चेतावनी दे रहा है कि जो है तुम्हारी अब सत्ता खतरे में है, क्योंकि प्रिंट रेवोल्यूशन आ रहा है और किसी ने भी तुम्हारे खिलाफ कुछ लिख दिया, क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी अत्याचार कर रहे हो, किसी ने भी लिख दिया और जनता भी पढ़ी लिखी और वो पढ़ने लग गई, तो वो जनता फिर एक दिन तुम्हारे खिलाफ उठ के तुमको ही कुछ सत्ता से हटा देगी। By mid-18th century, there was a common conviction that books were the means of spreading progress and enlightenment. लोगों को लगने लग गया था कि जो बुक्स ही है वो जो है आदमी को एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएगी या प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। Many people believe that books could liberate the society from despotism. बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये जो बुक्स ही है ये एक माध्यम बनेगा डेस्पोटिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। डेस्पोटिज्म क्या होता है? एक वो सत्ता जिसके अंदर एक आदमी अपने मन मर्जी से रूल करता है, उसको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि डिक्टेटरशिप या दादागिरी वाला जो है वो सीन यहाँ पर चल रहा है। मोनार्क्स जो है वो आम आदमी को लूट रहे हैं, तो लोगों को लगता था ये बुक्स ही जो है डेस्पोटिज्म, मतलब ये मोनार्की जो है, इससे हमको छुटकारा दिला सकती है। एक फ्रेंच नोबल थे लुई सेबेस्टियन मेर्सियर, इन्होंने बोला द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। ये एक नोबल था, फ्रांस का नोबल था, और इसको लगता था कि जो प्रिंट रेवोल्यूशन है ये एक दिन जो है ये डेस्पोटिज्म या जो मोनार्की की सत्ता है, जो अनिरंकुश राजा लोग हैं जो बिना किसी लगाम के रूल कर रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है, एक समय आएगा जब ये बुक्स जो है या ये जो प्रिंट है इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। तब इसने बोला ट्राइम्बल देयरफॉर ट्राइम्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। ये बोल रहा है डरो डरो, जो बदमाश राजा है उनके लिए बोल रहा है ट्रेम्बल देयरफॉर ट्राइम्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्राइम्स मतलब जो दादागिरी कर रहे हैं उनको बोल रहा है डरो। किससे डरो? ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर्स। वर्चुअल राइटर मतलब जो बुक्स लिख रहे हैं। तो ये लुई सेबेस्टियन मेर्सियर बोल रहा है कि डरो उनसे जो बुक्स लिख रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कभी बुक लिख दी तो तुम्हारी सत्ता चली जाएगी। इसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ इस प्रिंट रेवोल्यूशन के माध्यम से हुआ,
कि अगर ये प्रिंट रेवोल्यूशन उस समय नहीं होता तो मान के चलो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं होता। इसके क्या एविडेंसेस है? Many historians have argued that print culture created the condition within which French Revolution occurred and gave 3 arguments in favor of above statement. बहुत सारे हिस्टोरियंस को लगता था कि जो प्रिंट कल्चर है इसकी वजह से जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंडीशन बनी। इसके फेवर में 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पहला देखो, प्रिंट popularized the idea of enlightenment thinkers Voltaire and Rousseau attacked the monarchy and church authority through his writing. अब बहुत सारे फिलोसफर्स है फ्रांस के अंदर जो किताबें लिख रहे थे क्योंकि वो लिख सकते थे और वो उनकी किताबें छपती थी और आम आदमी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो लिटरेट है। तो ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है क्या लिखते थे? जो है वो राजा के खिलाफ लिखते थे, वो चर्च के खिलाफ लिखते थे और आम आदमी उसको पढ़ते थे और लगता था यार बात तो ये सही बोल रहा है। तो धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर राजा और चर्च के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है? प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव। अब प्रिंट जब आदमी पढ़ता है तो जो ऑलरेडी समाज में चल रहा है कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है, तो जो वो किताब पढ़ता है तो वो सवाल करता है मेरे को ऐसे ऐसे क्यों करना है, किसने बोला ऐसे ऐसे करने के लिए? तो लोग जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उनको क्वेश्चन करने लग गए किताबें पढ़ने के बाद। 1780s there was an outpouring of literature that mocks the royalty and criticize their morality। 1788 आते आते जो है वो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी थी जो राजा के मजाक के लिए लिखी जा रही है, राजा की मॉरलिटी कुछ भी नहीं है उसके खिलाफ लिखी जा रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। अबव एग्जांपल क्लियरली शोज दैट प्रिंट हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपका एक सवाल बन सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ, ये जस्टिफाई करो। तो ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 3 ही पॉइंट है तो आपको ये तीनों पॉइंट उसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, अब आगे देखो। 19th century saw vast leaps in mass literature in Europe, beginning the large number of new readers among। अब 19th सेंचुरी आता है यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट और बढ़ गई और सारे जो है वो नए नए रीडर्स मार्केट में आ गए। जैसे बहुत सारा है लेकिन हमारे एनसीईआरटी में 3 ही दिया हुआ है, चिल्ड्रंस, वुमेन्स और वर्कर्स। तो चिल्ड्रंस के लिए कैसा प्रिंट मटेरियल आ रहा था, वुमेन्स के लिए कैसा आ रहा था और वर्कर्स के लिए कैसा आ रहा था। तो हम पहले चिल्ड्रंस का देखेंगे। चिल्ड्रंस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, द प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक इंक्रीज रैपिडली इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी आता है तो जो स्कूल में किताबें पढ़ाई जाती है उसकी छपाई बहुत तेजी से बढ़ गई। चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रंस अलोन वर सेटअप इन फ्रांस इन 1857। अब सिर्फ स्पेसिफिकली बच्चों के छापने के लिए किताबों के लिए स्पेसिफिक प्रेस छप गई, प्रेस बन गई कि जहां पे सिर्फ बच्चों की किताबें छपेगी। फ्रांस में बनी पहली चिल्ड्रंस प्रेस, मतलब यहाँ से जितनी भी किताबें छपेगी वो बच्चों के लिए छपेगी। और कब बनी वो? 1857। दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फॉक टेल्स। नया भी कुछ छापते थे और पुरानी जो गाथाएं हैं, जो पुरानी कहानियां, उनको भी वो छापते थे। एक ऐसे आदमी है ग्रिमिन ब्रदर्स, जर्मनी के हैं, स्पेंड इयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। उसने जो लोकल कहानियां है उसको गैदर किया और बच्चों के लिए उसने छापनी स्टार्ट की। एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर द चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू एलिट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश वर्जन। अब क्योंकि बच्चे हैं, ज्यादा सोचने का दिमाग नहीं है, तो वो देखते थे स्पेसिफिकली कि कोई हम ऐसा कंटेंट नहीं छाप दे बच्चों की किताब में जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो उसका भी ध्यान रखते थे। अब हम वुमेन्स की बात करेंगे कि वुमेन के लिए कैसी किताबें छप रही थी और वुमेन्स क्या कर रही थी। वुमेन बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर्स एज वेल एज राइटर्स। 19th सेंचुरी आता है वुमेन जो है वो पढ़ने भी लग गई थी और लिखने भी लग गई थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन एज वेल एज मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग। वुमेन्स के लिए स्पेसिफिकली बुक्स आने लग गई, छोटी बुक्स, पेनी मैगजीन जिनको बोलते हैं, जिसके अंदर वो जो है वो होम साइंस की चीजें सिखाई जा रही है कि आपको घर कैसे संभालना है, आपको हाउसकीपिंग कैसे करनी है, आपका अच्छा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी वुमेन्स के लिए बातें हो रही है। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन, जेनी एस्टीन, ब्रॉड वोदर्स एंड एलिट, जॉर्ज एलिट। ये कुछ फीमेल राइटर्स थी जिन्होंने अपनी किताबें लिखी। मैंने बोला ना वुमेन पढ़ने भी लगी थी और लिखने भी लग गई थी, तो ये वुमेन जो लिखने लगी थी। Their writing became important in defining a new type of woman, a person with will, strength, personality and determination and power to think। अब ये जितनी भी वुमेन राइटर्स थी, इनकी राइटिंग में एक चीज कॉमन थी कि ये जो वुमेन को है ये पुराने तरीके से नरेट नहीं कर रहे थे कि जो वुमेन है वो वीक है, वो डिपेंडेंट है। अब ये जो बातें कर रहे हैं, जो वुमेन बुक्स लिख रही है, वो ये बता रही है वुमेन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो कैरेक्टर है, उसमें विल है, उसमें पावर है,
वो अपने वो जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो मतलब वुमेन्स की जो है इमेज चेंज यहाँ पर करी जा रही है वुमेन राइटर्स के द्वारा। फिर वर्कर्स की अगर अपन बात करेंगे तो वर्कर्स के लिए कैसी बुक छप रही थी? लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब यूरोप के अंदर उस समय लाइब्रेरीज आ गई थी जो किराए के ऊपर बुक देती थी, क्योंकि वर्कर्स सबसे गरीब कैटेगरी के लोग हैं, तो वो बुक्स सस्ती होने के बाद भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो किराए पे ले सकते थे। लैंडिंग लाइब्रेरीज बिकेम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एडुकेटिंग व्हाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। जो सबसे गरीब तबके थे उन्होंने किताबें कहां से पढ़ना स्टार्ट की? लैंडिंग लाइब्रेरी से, क्योंकि वो अभी भी किताबें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन किताबें पढ़ने का उनके पास एक जरिया है कि वो लैंडिंग लाइब्रेरी जाके बुक किराए पे ले सकते हैं। वर्कर्स क्लास पीपल रोट अबाउट देमसेल्फ। अब वर्कर भी जो कुछ ज्यादा पढ़ लिख ली है वो अपनी दिनचर्या लिख रहे हैं। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर। तो कुल मिला के यूरोप के अंदर बहुत तरीके की किताबें छप रही है, बहुत तरीके के पढ़ने वाले लोग आ गए और लिखने वाले लोग भी बहुत तरीके के आ गए। फिलोसफर्स भी लिख रहे हैं, वुमेन भी लिख रही है, वर्कर्स भी लिख रहे हैं, चर्च वाले लोग भी लिख रहे हैं, राजा लोग भी लिख रहे हैं, और ये सबकी किताबें मार्केट में आ रही है और लोग उनको पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उनका जो दिमाग है उसके हिसाब से वो उससे सवाल कर रहे हैं या उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब फर्दर इनोवेशन क्या हुआ? ये प्रिंट टेक्नोलॉजी हम जो देख रहे हैं ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। गुटेनबर्ग पहली मशीन मैकेनिकल प्रिंट मशीन लेके आता है, लेकिन 19th सेंचुरी आते आते ये जो मैकेनिकल प्रिंट मशीन जो गुटेनबर्ग में बनाई थी इसके अंदर और इजाद होते हैं और प्रिंट टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है। थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वाज अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन प्रिंट टेक्नोलॉजी। 19th सेंचुरी आते आते प्रिंट टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे इनोवेशन आ गए थे। क्या क्या थे वो? 19th सेंचुरी रिचर्ड एम हो जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने एक सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग मशीन बनाई जो कि पावर से ड्रिवन होती थी और वो 8000 पेजेस एक घंटे के अंदर छाप सकती थी। ठीक है, तो आपसे सवाल एक बन सकता है कि 19th सेंचुरी के अंदर प्रिंट टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंप्रूवमेंट आए? तो पहला इंप्रूवमेंट तो यही है, सिलेंड्रिकल प्रेस मशीन आई जो कि पावर से बनती थी और एक घंटे में 8000 पेज बना देती थी। रिचर्ड एम हो ने, जो कि अमेरिका का था, उसने ये प्रेस बनाई। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस कुड प्रिंट 6 कलर प्रिंट एट द सेम टाइम। अच्छा, उस समय जब प्रिंटिंग होती थी तो कलरफुल नहीं होती थी, ब्लैक और व्हाइट में होती थी, लेकिन जो ऑफसेट प्रिंट मशीन आई उसने 6 कलर जो है वो छापने स्टार्ट कर दिए। तो ये इनोवेशन हुआ। फिर क्या इनोवेशन हुआ? 20th सेंचुरी एंटायर प्रिंटिंग प्रेस वाज कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस। अभी तक जितना भी मैकेनिकल प्रिंट हो रहा था वो हैंड से हो रहा था, कि आपने जो है वो हैंड से प्रेस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये पावर ड्रिवन होने लगी और 20th सेंचुरी आते आते पूरी इलेक्ट्रिसिटी से ये छपाई हो रही है। और क्या क्या इंप्रूवमेंट आए? पेपर फीडिंग इंप्रूव्ड, जो हम पेपर डालते हैं प्रिंटिंग में उसकी जो है वो क्वालिटी इंप्रूव हो गई। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, जिसपे वो लेटर्स छपे होते थे उनकी क्वालिटी बढ़ गई। ऑटोमेटिक पेपर रील इंट्रोड्यूस, अपना पेपर फीड हो रहा उसके अंदर, वो इंक्लूड हो गई। बुक जैकेट्स, बुक्स के लिए जो है वो कवर्स आने लग गए। तो धीरे धीरे प्रिंट के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगा। ये थी यूरोप की कहानी कि यूरोप के अंदर प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया और उसका क्या इंपैक्ट रहा। अब हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में प्रिंट कल्चर कैसे आया और फिर उसके इंडिया के अंदर क्या इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया में जब प्रिंट आया उससे पहले इंडिया में क्या था? तो इंडिया में उस समय था मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। इंडिया इज वेरी रिच इन ओल्ड ट्रेडिशन एंड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। इंडिया में जब ये मशीन प्रिंटिंग नहीं आई थी उससे पहले हाथ से किताबें लिखी जाती थी और अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर, या तो वो लीव्स पे लिखते थे या हाथ से बने हुए पेपर पे लिखते थे। दे वुड ईदर प्रेस बिटवीन वुडन कवर्स और स्वेन टुगेदर टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, या तो वो दो लकड़ी के फट्टे के अंदर वो पेजेस रखते थे या फिर उन पेजेस को वो लोग सिल देते थे। जैसे पत्तियों पे लिखा तो पत्तियों को सिल दिया, या हैंड पेपर पे लिखा तो उनको सिल दिया, या फिर उनको दो, एक नीचे लकड़ी का फट्टा एक ऊपर फट्टा और बीच में आपने पेपर रख दिए ताकि पेपर खराब ना हो। तो ये चल रहा था पहले। लेकिन इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिमिटेशंस क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड फ्रेजाइल, क्योंकि हाथ से लिख रहे तो महंगा पड़ रहा है और बहुत नाजुक होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक आदमी के लिखने का तरीका अलग है, तो लोगों को समझने में दिक्कत होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट कंटिन्यूड टू बी प्रोड्यूस्ड टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। ये मैन्युस्क्रिप्ट से लिखाई चलती रही जब तक हम मशीन प्रिंटिंग इंडिया में नहीं लाए
जब तक ये चल रही थी। अब तो सवाल ये आता है, इंडिया में सबसे पहले मशीन प्रिंटिंग लेके कौन आए? तो इंडिया में जब पोर्चुगीज आए वो अपने साथ में प्रिंट मटेरियल भी लेके आए। प्रिंट कम्स टू इंडिया कैसे आता है? मिड 16th सेंचुरी पोर्चुगीज मिशनरी इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। जो पोर्चुगीज मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उन्होंने क्योंकि यूरोप में प्रिंट मशीन आ गई थी, तो वो यूरोप पोर्चुगल से प्रिंट जो प्रेस है वो लाके गोवा में सेटअप करते हैं और किताबें छापते हैं। बाय 1674 50 बुक्स प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज। गोवा के आसपास के रीजन के लिए एक बुक्स छापी जा रही है। कौन सी बुक छापी जा रही है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1579 और 73 के बीच में कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंट फर्स्ट तमिल एंड मलयालम बुक। तमिल और मलयालम बुक भी छप रही है क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए। 1710 डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैज प्रिंटिंग 32 तमिल टेक्स्ट। अब जो डच मिशनरीज आए थे उन्होंने भी तमिल भाषा के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने के लिए बुक्स लिखी। टिल नाउ ऑल प्रिंटिंग वाज डन इन रीजनल लैंग्वेजेस नॉट इंग्लिश। अभी तक सारी जितनी भी प्रिंट आई है, छपाई जो हो रही है वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो रही है, क्योंकि रीजन के अंदर हमको क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना है। इंग्लिश में अभी कोई छपाई नहीं हो रही क्योंकि लोग इंग्लिश जानते ही नहीं थे, तो छपाई छाप के क्या करेंगे। पहली बार इंग्लिश की जो छपाई है वो एक इंग्लिश आदमी ने स्टार्ट की। फ्रॉम 1880s प्रिंट इन इंग्लिश स्टार्टेड। 1780s में आते आते इंग्लिश में भी प्रिंट होना स्टार्ट हो गया। जेम अगस्टेड हिकी एक नाम के आदमी थे, उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश वीकली मैगजीन बंगाल गजट उन्होंने छापी। अब इसके अंदर बंगाल गजट एक वीकली पेपर था, इंग्लिश में आता था, ठीक है। और क्या छापा? इट पब्लिश एड्स मेनली इंपोर्ट एंड सेल्स। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके एड छापते थे कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कोई जॉब वैकेंसी है तो उसके बारे में। ऑल्सो पब्लिश लॉट ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनीज सीनियर ऑफिशियल इन इंडिया। और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनकी गॉसिप भी वो छापता था। ये बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को अच्छी नहीं लगी और वो हिकी को बुलाते हैं कि ये तू मत कर, और वो फाइनली उसका अखबार बंद करवा देते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग डिडंट लाइक दिस and he sent Hickey to jail and asked publishers to print text which enhance the company's image and should not cause loss to the company। जो उस समय गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के या भारत के, जो वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने जेम अगस्त को बुलाया और बोला कि ये तो हमारे बारे में क्या लिख रहा है, हमारी गॉसिप्स लिख रहा है। तो उन्होंने उसको बुला के उसको जेल में डाल दिया और उन्होंने बोला कि जितने भी तुम लोग ये छापते हो बुक, हमारे बारे में ऐसा लिखो जिससे हमारी कंपनी की इमेज खराब नहीं हो और हमारी कंपनी की इमेज बढ़े, ठीक है। ये तो था इंग्लिश का। बाय 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर जर्नल आल्सो अपीयर्ड इन दी प्रिंट। 18th सेंचुरी आते थे, रीजनल लैंग्वेज में तो छपी रही है, फिर इंग्लिश में छपी। 18th सेंचुरी आते आते हिंदी के अंदर भी काम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वाज बंगाल गजट। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर भी बंगाल गजट था और इंडियन न्यूज़पेपर भी बंगाल गजट था। ये भी वीकली था। स्टार्टेड बाय गंगाधर भट्टाचार्य, क्लोज रन बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज थे गंगाधर भट्टाचार्य, और उन्होंने भारत में पहला जो है वो इंडियन न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम भी बंगाल गजट था, वो भी वीकली आता था। इससे पहले एक बंगाल गजट हिक्की ने निकाला, वो भी वीकली आता था, इंग्लिश में आता था, लेकिन ये इंडियन न्यूज़पेपर था। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने प्रिंट कल्चर इन यूरोप और उसके इम्पैक्ट देखे और इंडिया में अराइवल ऑफ प्रिंट इन इंडिया देखा आज। अब अराइवल ऑफ प्रिंट इन इंडिया तो हमने देख लिया, अब इसके इम्पैक्ट क्या हुए ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया, ये हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, वो आएगा हमारा मंडे को शाम 4 बजे। हमारे हर एक वीडियो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 4 बजे आते हैं, आप घड़ी के साथ मिला सकते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा होगा। अगर आपको आज का चैप्टर बढ़िया लगा तो ज़रूर से इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आप जाके देखेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर 116 के आसपास है। तो अगर आप इस वीडियो को देख के इसको लाइक करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।